हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रत्यास्थता। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया था। प्रत्यास्थता के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने विकृति के बारे में समझ लिया था। चलिए इसके बारे में कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो छूटे हुए हैं, उनको हम लोग समेट लेते हैं, फिर बाकी बातों को समझेंगे बाद में जो थोड़ा ठीक ठाक है, जिस पे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन्हें समझेंगे। लेकिन पहले मोटा माटी बातें समझ लेते हैं। तो क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दरअसल आप हमें ये बताइए कि जो प्रत्यास्थता गुणांक हुआ करता था, अगर आपको याद हो, प्रत्यास्थता गुणांक, एक शब्द मैंने बताया था प्रत्यास्थता गुणांक। तो आपने बताया था प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है प्रतिबल बटे विकृति। यानी अगर हम प्रतिबल बटे विकृति करेंगे तो हमें प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा। सब रिवीजन हो रहा है। और प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो 3 प्रकार का आपने हमें बताया था, है ना। और जो ये तीनों प्रकार आपके थे उसमें सबसे पहला था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको आपने किससे लिखा था, y से। दोबारा आपने पढ़ा था वो क्या था, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको आपने किससे लिखा था, b से। और इसके पश्चात एक तीसरा पढ़ा था दृढ़ता गुणांक, जिसको आपने किससे लिखा था, ईटा से। अच्छा, इसके पहले भी आपने कुछ चीजें देखा था, जैसे कि आपने देखा था प्रतिबल, और इसके भी कई प्रकार हुआ करते थे। अब सब बातें नहीं की जाएगी, पिछली क्लास आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने कुछ बात की थी विकृति से संबंधित। पर अगर आप याद करिए तो जब मैंने प्रतिबल पढ़ाया था तो मैंने एक बात और बताई थी उसमें, अगर थोड़ा बहुत अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो तो, जहां पर मैंने बताया था पार्श्व विकृति, है ना, उसी प्रकार वहां मैंने पढ़ाया था स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो, कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में तो वृद्धि होती है, पर उसका जो व्यास होता है वो घटता है। यानी उसका जो तार है उसकी त्रिज्या घट रही है, यानी वो पतला हो रहा है। तो तार को खींचने से तो लंबाई में वृद्धि हो गई। इसका मतलब यहां पर जो प्रतिबल आया करता था उसे आपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोल के काम चला लिया था। उसी प्रकार यहां पे त्रिज्या के कम होने से एक नई बात हमें समझना है, बस वही समझ लेते हैं। तो हमें एक नया शब्द मिला है जिसका नाम है पायसन अनुपात। पहले से क्लियर कर लेते हैं, फिर बाकी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो दरअसल जो पायसन अनुपात होता है ना, ये होता है पार्श्व विकृति। क्या मैंने बताया, पार्श्व विकृति और बटे अगला जो देखिए पार्श्व विकृति मतलब क्या हुआ, यही जो त्रिज्या घट रही है ना, पार्श्व वाला हिस्सा, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यानी अगर हम पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात निकालेंगे तो इसे हम बोलेंगे पायसन अनुपात। तो पायसन अनुपात क्या है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम पायसन अनुपात कहते हैं। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिखते किससे हैं, सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा, दैट इज द सिग्मा। तो सिग्मा से हम इसे लिखते हैं, सिग्मा थोड़ा जमा के लिख देते हैं, ये रहा सिग्मा। तो पार्श्व विकृति का मतलब क्या था, आप समझ रहे हैं पक्का। जब तार को खींचा तो त्रिज्या में जो कमी आई पार्श्व में, है ना, तो यही है, यानी इसका व्यास घट रहा है। तो विकृति निकालना है तो याद करिए भिन्नात्मक परिवर्तन को ही अपन लोग क्या बोलते थे, विकृति। यानी जैसे लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन में हो रहा है तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो व्यास में हो रहा है तो व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। यानी अगर हम पार्श्व विकृति लिखेंगे किसी तार के लिए, ये अनुदैर्ध्य विकृति के ही समान था, तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा डी अपान डी। और अनुदैर्ध्य विकृति अगर हम लिखेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब लंबाई में परिवर्तन, यानी हम इसे लिखेंगे डेल्टा यल अपान यल। पर ये परफेक्ट सही नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यहां पर आगे क्या आना चाहिए, माइनस। क्योंकि अगर अनुदैर्ध्य विकृति आएगी मतलब लंबाई में वृद्धि होगी, और अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो व्यवहारिक बात है टन रहा होगा तो मोटाई में कमी होगी। तो चिन्ह में आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा, तो कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम कंप्रेस कर दें, दबा दें तो लंबाई में कमी हो रही है तो इसमें वृद्धि होगी, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो आगे एक चिन्ह आ ही जाएगा माइनस। ये आया पायसन अनुपात। बेसिक बात है, छूट जाती है तो इसलिए हमने कहा इसको अलग से कवर कर लेते हैं बगल में। तो पायसन अनुपात क्या है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पायसन अनुपात कहते हैं। दरअसल याद रखिएगा ये प्रत्यास्थता संबंधित नहीं है, ये विकृति जैसा है, अर्थात इसका मात्रक नहीं है, ये मात्रक विहीन है। अच्छा, इसमें मात्रक नहीं है तो वीमा भी नहीं है, तो ये वीमाहीन है।
ठीक है ना। दरअसल ये प्रत्यास्थता नहीं है, ये प्रत्यास्थता नहीं है, इसे प्रत्यास्थता मत समझ लेना, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या है, ये एक अनुपात है, और अनुपात का ना तो कभी भी मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होती है। तो बेसिक बात थी, इसको हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया। इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट है, इसे भी समझ लेते हैं। कभी कोई एग्जाम देने जाएंगे तो वहां मिल जाएगा आपको, वैसे भी 12th के पेपर में तो ये मिलेगा नहीं। अगर आप 11th के प्रति जागरूक हैं, इसका मतलब आप साइंस स्ट्रीम को अपने ग्रेजुएशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या कुछ जहां पे विज्ञान का आपको काम पड़ेगा, तो ये सारी बातें आपके फ्यूचर के लिए ही हैं। हम ये मानते हैं कि आप एक जागरूक छात्र होंगे, है ना, क्योंकि अधिकांश बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें सेट हो चुकी हैं कि 12th ही पढ़ेंगे जिससे कि मार्क्स मिल जाएं, है ना। तो हमें लगता है कि मार्क्स मायने रखते हैं, पर जानकारी उससे ज़्यादा मायने रखती है। तो 11th को आप हल्के में नहीं लेंगे, एक एक चैप्टर को ढंग से, एक एक पॉइंट को समझेंगे। आगे कोई भी एग्जाम होगा वहाँ हर एक बात आएगी, जितना आपका 10th आएगा, 11th आएगा, उतना 12th आएगा, सब बराबर आता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि 12th वाला पूछेगा 11th वाला नहीं पूछेगा। अब आइए देखते हैं, और अब ये सब इसके बाद आपको मिलेगा भी तो ना कहीं पे, या तो फिर आप अपनी ग्रेजुएशन में इसको लेंगे, बीएससी में तब मिलेगा। इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझें। तो हमें यह समझ में आ गया कि प्रत्यास्थता ये नहीं है, जबकि ये मात्रक विहीन राशि है। तो कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड होते हैं, जहां पर फैक्ट पूछ लेता है। तो पायसन अनुपात जब हम सॉल्व करते हैं सामान्यतः किसी भी वस्तु के लिए, तो इसमें इसका जो मान आता है, यानी जो सिग्मा का मान आता है, इसका मान हमेशा -1 से, कहां से, -1 से लेके 1/2 के बीच में आता है। बस ये एक फैक्ट है कि सिग्मा का मान -1 से 1/2 के बीच में आता है। ये एक जो बात है, ये है थ्योरेटिकली, दैट इज थ्योरेटिकली करेक्ट। यानी अगर हम सॉल्व करेंगे थ्योरी में, तो पायसन अनुपात का मान -1 से लेके 1/2 के बीच में आता है, ठीक है ना। यानी किसी भी थ्योरी में हम पायसन अनुपात का मान निकालेंगे तो हमें इसका मान -1 से 1/2 के बीच में मिलता है, कोई भी नंबर। तो पायसन अनुपात का मान थ्योरेटिकली कितना होता है, -1 से 1/2 के बीच में। पर अगर हम व्यवहार में देखें, है ना, क्योंकि दुनिया व्यवहार पे चलती है, थ्योरी पे नहीं चलती ना, कि कॉन्सेप्ट क्या है इससे मतलब नहीं, दैट इज द रियलिटी। जो रियल में होगा वही हमारे काम का है, और भौतिकी रियलिटी देखती है। भौतिक विज्ञान ऐसा है जो आपको महसूस कराता है सच में कि चीजें क्यों हो रही हैं। रसायन भी कराता है, मैथ भी कराता है, पर मुझे लगता है कि ज्यादा मजेदार टॉपिक भौतिक विज्ञान होता है, जो सच में हिला देता है। और देखिएगा हर एक चैप्टर आपको मजा देगा। हाँ, तो हम ये जानना चाहते थे कि थ्योरेटिकली इसका मान -1 से लेके 1/2 के बीच में होता है। हम समझना चाहते हैं कि व्यवहार में हमें पायसन अनुपात का मान क्या मिलता है। तो व्यवहार में हमें पायसन अनुपात का जो मान मिलता है वो निगेटिव में नहीं मिलता। मतलब व्यवहारिक जीवन में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसके लिए पायसन अनुपात का मान माइनस में मिले। तो माइनस में नहीं मिलेगा, तो इसमें से जो हिस्सा माइनस में होगा उसे हम बाहर कर देंगे। तो -1 है, -1 के बाद -0.5 होगा, ऐसे 0 तक। कुल मिला के व्यवहार में इसका मान 0 से, तो इसका मान व्यवहार में 0 से 1/2 के बीच में होता है। तो पायसन अनुपात व्यवहार में 0 से 1/2 और थ्योरी में -1 से 1/2 के बीच में होता है। चलिए आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या है थ्योरी। हमें इतने फैक्ट जो हैं वो समझ में आ गए। अब कुछ और बातें हैं जो इसी में समझ लेते हैं, चीज़ों को बढ़ा लेते हैं, है ना। तो दरअसल दिक्कत इस बात की थी, मैं इसलिए चिंताग्रस्त हो गया, वीडियो पॉज किया। यार बड़ी दिक्कतें हैं, दुनिया बड़ी मशक्कत से चल रही है। चलो लाइट कट जा रही है बार बार, तो लाइट कट हो रही है, आ रही है, जा रही है, तो बड़ा व्यवधान हो रहा है। और ये क्लास आपकी रात में रिकॉर्ड हो रही है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही होगी ना, अंधेला टाइप का दिख रहा होगा, अचानक अब सफा दिखने लगा होगा, तो जग गए हम। मुझे तो भी कन्फ्यूजन था कि लग रहा है आज पूरी क्लास चल नहीं पाएगी, ये है ना। और आपकी क्लास 2 दिन लेट से आएगी तो आप बोलेंगे सर बड़ा रोज बहाना ही आप बनाए रहते हैं। चलिए, पर कोई बात नहीं, अब तो रिकॉर्ड होगी चाहे अंधेले में ही हो। तो समझते हैं हम लोग चीज़ों को, आगे क्या है। कुछ और फैक्ट्स में समझ लेते हैं। दरअसल जो अगला फैक्ट है वो ये है कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या था बच्चा, फिर से एक बार पढ़ा दो। यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा आइटम। हमने बताया प्रत्यास्थता गुणांक जो कि 3 प्रकार का था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक,
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अगला क्या था, दृढ़ता गुणांक। ये सब के सब कैसी राशियां हैं, तो याद रख लेना ये सब की सब अदिश राशि हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि ये एक अदिश राशि है ना। नहीं आप टेंशन में आ जाए कि सर ये कौन सी राशि है, सदिश है, अदिश है, प्रदिश है। अच्छा इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप सोचिएगा भी मत। एक खतरनाक बात जानते हैं ना, मैं अक्सर बताया हूं आपको, अब की बार पीसीएस के पेपर में ये पूछ लिया कि भाई साहब तनी बताइए हमें विभव कैसी राशि है। अब बताओ जीएस पढ़ने वाला बंदा विभव के बारे में कब कब भूल गया होगा, है ना। तो चीजें कहीं से कहीं भी पूछ लेता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है मामला। यहां पर हमने एक और पढ़ा था जिसका नाम था प्रतिबल और इसका साथी था विकृति, अगर ये भी याद हो आप लोगों को तो। और मैंने बताया था कि जो प्रतिबल या विकृति होती है ना ये सदिश राशि है ना ये अदिश राशि है, ये लोग कैसे राशि हैं, ये लोग प्रदिश राशि हैं। तो कुछ बातें आप याद रखिएगा, ये अदिश है और ये प्रदिश है। मैंने साथ में बताया रहा होगा एक और क्वांटिटी जिसका नाम था दाब, है ना, जो कि प्रतिबल से मिलता जुलता था, विकृति से नहीं। विकृति तो मात्रक विहीन होता है। और इन सब का मात्रक जितना कुछ मैंने लिखा है, चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे दृढ़ता गुणांक, चाहे दाब, चाहे प्रतिबल, पर विकृति इसमें नहीं है, ठीक है ना। विकृति को छोड़कर इन सब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इन सब की जो वीमा होती है वो होती है ml-1 t-2। तो हमने एक बार में सारी बातों को यहां पर लिख के रिवाइज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ और थोड़ी सी बात है जिसे समझ लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, है ना, ये थोड़े फैक्ट हैं, पॉइंटर्स हैं, इसे आप लिखते जाएंगे स्टार बना के, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हमें ये समझना है, ये साहब थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्या बात है। ये क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और ये क्या है, दृढ़ता गुणांक। तो आप याद करिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब क्या होता था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अच्छी बात है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब क्या था, लंबाई में वृद्धि। तो एक बात बताइए हमें, अगर हम आपको कोई द्रव दे दें, लिक्विड यानी गैस या लिक्विड, है ना, पानी, तो पानी में क्या लंबाई हो सकती है। भाई पानी को आप किसी बर्तन में रखेंगे, आप कहेंगे 10 मीटर लंबा पानी लाओ, ऐसा नहीं कह सकते ना। आप कहेंगे 2 लीटर पानी लाओ, 5 लीटर पानी लाओ। तो लिक्विड जो होते हैं इट्स कंटेंस वॉल्यूम नॉट लेंथ, इनके पास लंबाई नहीं होती, इनके पास क्या होता है, आयतन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर हम गैस की बात करें तो अब गैस लंबाई में थोड़ी होगी 4 मीटर लंबी गैस, ऐसा हम नहीं कह सकते ना। यानी आयतन रखने वाली क्वांटिटी कौन कौन सी है, या तो गैस है और या तो कौन सा है, लिक्विड है। कभी भी ठोस में अगर हम बात करें तो ठोसों में क्या होगा, ठोसों में लंबाई भी हो सकती है, आयतन भी हो सकता है, क्षेत्रफल भी हो सकता है, इनमें सब हो सकता है भाई। तो इसका मतलब ठोस एक ऐसा आइटम है जिसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक आएगा। ये क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आएगा और दृढ़ता गुणांक आएगा। यानी ठोसों में, ओ गॉड, कोई बात नहीं, तो ये तो मार्कर लग रहा है, उल्टी करने लगा यार, ज्यादा पिला दिया इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो ठोस थे इसमें क्या समस्या थी कि इसमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये तीनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैस की या हम बात करें लिक्विड यानी द्रव की, तो इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें आयतन और दृढ़ता गुणांक पाया जाता है। तो हमें लगता है हमने क्या बताया आप समझ गए कि गैसों में और द्रवों में यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं पाया जाता। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक बात और आप समझ लीजिएगा, थोड़ा एक पॉइंट और है, इसे आप लिख लीजिएगा कि जो मैंने बोला, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, इस पे बड़ा कीमती समय रहता है इस पे। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम मान लीजिए अगर आपको कोई एक वस्तु दे दे जो एकदम दृढ़ पिंड था, दृढ़ पिंड मतलब समझते हैं ना, एकदम सॉलिड, एकदम परफेक्ट, है ना, एकदम मजबूत दृढ़ पिंड। दृढ़ कैसे लिखते हैं बाबा, आप जानते होंगे, जैसे भी लिखते होंगे, कोई एक दृढ़ पिंड था, ठीक है ना। हमने आपको एक दृढ़ पिंड दे दिया। दृढ़ पिंड का मतलब होता है ऐसा पिंड जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हम दबा नहीं सकते, अर्थात विज्ञान की भाषा में जिसके परमाणुओं या अणुओं के बीच की जो दूरी है उसे हम बाह्य बल लगाकर परिवर्तित नहीं कर सकते।
इतना मजबूत है ये। इसका मतलब इस पिंड को जब हम दबा नहीं पाएंगे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा भाई, विकृति आ ही नहीं रही है, हम कितना भी दाब बढ़ा दें पर विकृति नहीं आ रही है। तो याद करिए प्रत्यास्थता बराबर फार्मूला क्या था, प्रतिबल बटे विकृति। हम प्रतिबल लगाए पड़े हैं 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब जितना मन के लगा डाले, तो प्रतिबल बढ़ता गया, तो जाहिर सी बात है प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता बढ़ेगा, पर विकृति आ ही नहीं रही, विकृति 0 है, तो 0 से कहीं विभाग करो तो अनंत आता है। इसका मतलब एकदम दृढ़ पिंड के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब प्रत्यास्थता बताओ, तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसके लिए संपीड्यता का मान बताओ, तो ये 0, क्योंकि हम कितना भी दबाएंगे वो दबने वाला नहीं है। तो दृढ़ पिंड के लिए संपीड्यता 0 और प्रत्यास्थता का मान क्या होता है, अनंत। कोई भी प्रत्यास्थता निकालिए, है ना, कोई भी, मतलब यंग, या आप क्या निकालेंगे आयतन, या आप क्या निकालेंगे दृढ़ता। चलिए हमें दृढ़ पिंडों के बारे में मालूम चल गया, कुछ बेसिक सी बातें और समझ लेते हैं। याद करिए वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण क्यों होता था, तो एक खतरनाक बल लगा करता था, क्या नाम था उसका, प्रत्यानयन बल, जो वस्तु को पुरानी अवस्था में लाने का क्या करता था, प्रयास, तो वस्तु भाग आती थी। अच्छा एक बात बताइए, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को बांध के रखा होता है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता, वो उसको आकर्षित करता है। गांव वाली भाषा में बंधा है तो राह भाग नहीं जाता, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मान लो कोई भैंस है, बांध दियो, खूंटे में तोड़ा नहीं पा रही है, तो क्या करेंगे भाई, बोनवीटा पिलाएंगे भैंस को, भैंस तगड़ी हो जाएगी, खूंटा उतार के भाग जाएगी। दिक्कत क्या है, इसका मतलब अगर भैंस को हम एनर्जी दे देंगे तो क्या करेगी, तोड़ा के निकल लेगी, वापस आने वाली नहीं है। वही हाल मॉलिक्यूल्स का है, अगर कोई मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को बांध के रखा है, वो भगा, लेकिन दूसरा खींच ले, कहाँ बे, इधर आ, बुला लिया, अपने स्थान पर वापस आ गया, यानी साम्य में चला आया। जब साम्य में आ गया तो इसी गुण को बोलते थे प्रत्यास्थता, यही गुण तो प्रत्यास्थता के लिए जिम्मेदार था। लेकिन हमने क्या किया, हमने वस्तु को गरमा दिया, यानी गरमाने का मतलब हमने टेम्परेचर दिया ना, यानी हमने उसे ऊर्जा दिया, उष्मा दिया, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, आगे पढ़ाएंगे। यानी हमने उसको एनर्जी दिया, तो उसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए एनर्जी काम करेगा। और जब वो एनर्जी मिल गया तो समझ गया ना, मॉलिक्यूल्स एनर्जी पा गया, अब वो क्या करेगा, एनर्जी पाने के बाद खूंटा उतार के भाग जाएगा। मतलब जो उसको आकर्षित किया था मॉलिक्यूल, अब वो तोड़ा के भाग गया, बांड को, आकर्षण बल को, या दूर तक भाग जाएगा। यानी दूसरा वाला मॉलिक्यूल अब उसे अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, या कम खींच पाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, पास आएगा ही नहीं, कहेगा हम भगे जा रहे हैं भाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु को गरमाएंगे, गर्म करेंगे, तो उसके प्रत्यास्थता का मान, वापस आने का चांस, बोलो बढ़ेगा या घटेगा। एनर्जी दे रहे हैं, घटेगा, तो एनर्जी पाने के बाद लोग निकल लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रत्यास्थता का मान सदैव घटता है। अब ये अगला पॉइंट लिख लिए होंगे, मैंने 5-6 पॉइंट बता चुके हैं, सारे पॉइंट्स आप स्टार बना के फटाफट एक के बाद एक नीचे लिखते हैं, हम लिखेंगे नहीं, सारे बात बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती। अगली बात समझिएगा, एक बात और है, ऐसा मैं बता रहा हूं, अगर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके एक छोटा पार्टिकल दूसरे छोटे के पार्टिकल को अंतराणविक बल से बड़े आराम से आकर्षित किया रहेगा, लेकिन बड़े पार्टिकल होने पे लगने वाला जो बल होता है प्रभावी, उसे बड़ा पिंड आकर्षित करना पड़ता है। एक बड़ा पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करेगा, या उसी बड़े पिंड को 2 पिंडों में तोड़ देंगे तो 2 आकर्षित करेंगे, है ना, एक बाकी 3 को करेगा, बाकी 3 में सब एक दूसरे को करेंगे। समझो, जैसे ये एक पिंड इस पिंड को आकर्षित कर रहा है, ये इसको ये इसको, मैं इसे 2 भागों में तोड़ दूं तो अब क्या होगा मालूम है, ये इनको आकर्षित करेगा, ये इनको आकर्षित करेगा, ये इनको आकर्षित करेगा, सब इसी में दूसरे को घास मात मिलाकर आकर्षित कर रहे हैं। तो कहां पे पकड़े रहने का, बंधे रहने का चांस ज्यादा है इसमें। लेकिन अगर सोचो मैं इसे 3 पिंडों में तोड़ दिया होता, यानी 1 2 3 3 भागों में बांट दिया होता, तो अब ये इनको सब एक दूसरे में एकदम गुथ जाते, इतना आकर्षण होता। यानी मैं इसको जितने पार्ट में तोड़ूंगा, इसमें अंतरा आणविक बल उतना मजबूत होगा और मॉलिक्यूल्स का निकल कर जाना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि वो उतने लोगों से जुड़ता जाएगा। बात समझ में आ गई ना, फैक्ट। अब आगे समझिएगा, तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी कणों का आकार बढ़ रहा है, समझ गए ना, यानी एक का दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता, वापस बुलाने की क्षमता घट रही है। अगर इसका मतलब जब घट रही है, इसका मतलब वो वापस लौट के नहीं आएगा, तो प्रत्यास्थता घट गई, क्योंकि प्रत्यास्थता का मतलब अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त करना। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा कांड अगर किसी वस्तु में हो जाए जिससे वो जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, अगर उसका आकार बड़ा हो जाए, इसका मतलब उसकी प्रत्यास्थता घट जाएगी।
और कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसके मॉलिक्यूल्स छोटे हो जाएं, इसका मतलब उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी। तो हमें समझता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। बड़े मच्छर परेशान कर रहे हैं यार, क्या बात है। और गर्मी लग रही है, सोचो इतनी खतरनाक ठंडी में गर्मी लग रही है, क्या बात है, लग रहा है फैन चलाना पड़ेगा। आगे समझते हैं। तो हमें ये फैक्ट समझ में आ रहे हैं, हमें तो आ ही रहे हैं, उम्मीद है आपको भी आ रहे होंगे। तो क्या समझे आप कि पार्टिकल्स का आकार बढ़ेगा तो प्रत्यास्थता घटेगी, पार्टिकल का आकार छोटा होगा तो प्रत्यास्थता बढ़ेगी। क्यों, समझा दिया मैंने। तो कैसे आकार बढ़ेगा घटेगा ये भी समझ लेते हैं। जैसे हम उठाएंगे हथौड़ा और समझ गए क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को पीटना चालू कर देंगे, ले धड़ाधड़। जब हम पीटेंगे तो क्या होगा, इससे उसके जो कण होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो चूर होंगे, टूटेंगे। और जब टूटेंगे तो कणों का आकार छोटा, इसका मतलब समझ गए, कणों का आकार जितना छोटा होगा, जितने भागों में टूटेगा उतना घुस जाएंगे आकर्षण बल के द्वारा, अंतराणविक बल के द्वारा, उतना वो दूर नहीं जाएगा, खींचेंगे तुरंत वापस आ जाएगा, प्रत्यास्थता बढ़ गई। तो इसका मतलब किसी भी चीज को पीटने से, हथौड़े से पीटने पे प्रत्यास्थता का मान बढ़ता है। तो अब अगला पॉइंट लिख लेंगे कि पीटने से प्रत्यास्थता का मान बढ़ता है। तो अब आप लोग कहेंगे सर जुगाड़ बताइए कैसे कणों का आकार बड़ा करेंगे। हाँ, जुगाड़ है अपने पास बड़ा करने का। रसायन विज्ञान में आप पढ़ेंगे, उम्मीद है पढ़े होंगे, नहीं हम तो पढ़ाएंगे ही, आप वेट करिए, हम सब पढ़ाएंगे। तो रसायन विज्ञान में आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कांच, तो वहां पर पढ़ेंगे आप अनिलन एक गुण होता है जिसमें हम अनिलीकरण करते हैं कांच का। यानी कांच जो आप देखते हैं ना, इसे तुरंत जब गर्म करके किसी सांचे में ढालते हैं ना, तो तुरंत हम इसको ठंडा नहीं करते कि बस तुरंत कांच आया, गलाए, कांच बना, एक फ्रेम में डाले और तुरंत ठंडा करके इस्तेमाल करने लगे। अगर ऐसा करेंगे, ऐसे कर देंगे तो कांच पूरा तुरंत टूट के चूर चूर हो जाएगा, है ना। हम ऐसा नहीं करते, उसको ले आएंगे बड़े आराम से, एक चैम्बर बनाते हैं, उस चैम्बर में सारे कांच की शीट को ढाल के रख देते हैं। रखने के पश्चात क्या करते हैं, उस कमरे का ताप धीमे 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 कम करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं अनिलन। क्या बोलते हैं, अनिलन। तो अनिलन एक ऐसा गुण है जिसमें किसी वस्तु का हम तापमान अचानक न कम करके धीमे धीमे एक समय अंतराल में कम करते हैं, वायुमंडलीय ताप तक लाते हैं। बात समझ में आया। अब चलिए, या धीरे धीरे हम उसे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठंडा करते हैं, गर्म था धीरे धीरे ठंडा कर दिए। तो ये हमें समझ में आ गया अनिलन। तो इसी प्रकार अनिलन के गुण में जब हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में जो पहले गले हुए थे वो जुड़ जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो अनिलन की क्रिया में कणों का आकार, मॉलिक्यूल्स का आकार किसी भी वस्तु में बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा। और जब आकार बड़ा हो गया तो हमें लगता है, आप समझ गए, प्रत्यास्थता का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो घटेगा। जैसे कि कांच खींचिए, पट से टूट जाएगा, ऐसे करिए टूट जाएगा, प्रत्यास्थता ही नहीं है ना उसमें, जल्दी से वो अपनी प्रत्यास्थता की सीमा पार कर जाता है और फटाक से टूट जाता है। चलिए, तो हमें एक फैक्ट ये भी मिल गया। तो आप लिख लीजिएगा, अनिलन के गुण के कारण कणों का आकार बढ़ जाता है जिसकी वजह से इसकी प्रत्यास्थता घट जाती है। एक पॉइंट ये भी आप लिख लीजिए नीचे फटाक से। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या मिलता है कि और क्या है जो प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है। तो एक फैक्ट और भी है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे ही मोटा माटी समझ लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु में कोई अशुद्धि, इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो वस्तु जो है उसकी प्रत्यास्थता के साथ क्या होगा, क्या होगा, बताइए क्या होगा। भाई कुछ भी हो सकता है, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बात है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है वो अशुद्धि किस प्रकार की हमने मिलाई है। अगर अशुद्धि हमने ठीक ठाक मिलाई होगी तो हो सकता है उसकी प्रत्यास्थता का मान बढ़ जाए, या कुछ हो जो जाके मॉलिक्यूल चिपक चिपक के उनका आकार बड़ा कर दे जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाए, प्रत्यास्थता का मान घट जाए। तो अशुद्धियां मिलाने से वस्तुओं की प्रत्यास्थता का मान, नीचे ऑप्शन लिखा बढ़ जाती है, अब भी लिखा कथन हमने घट जाती है, नीचे लिखा दोनों हो सकता है, तीसरा लिखा हमको नहीं पता है। आप हमको नहीं पता लगाएंगे ना, नहीं आप लगाएंगे दोनों, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। चलिए, तो ये फैक्ट से इसे आप अच्छे से एक पॉइंट पे समेट लिए होंगे, उम्मीद है। तो यहां पर हम लोग बोर्ड पे एक ग्राफ बनाए हैं कि अगर किसी वस्तु पे हम कोई भार लटका देते हैं, जैसे कोई तार है जिस पे कोई हम वेट दे देते हैं, तो हम ये समझेंगे कि वो किस प्रकार व्यवहार करेगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के साथ कैसे परिवर्तित होंगे, उसके मध्य ये एक वक्र है। इसे हम लोग समझेंगे, हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया जिससे कि समय थोड़ा बच जाए। देखिएगा,
हमने प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचा। ये पहला ग्राफ आपका नहीं है, याद करिए, जब पिछली क्लास में मैंने हुक का नियम पढ़ाया था तो मैंने कर्व खींचा था, सिर्फ इतना रहा होगा। तो हुक के नियम में आपने ये बताया था कि जब किसी वस्तु पे हम प्रतिबल लगाएंगे तो उससे विकृति आएगी, और हुक साहब ने बताया कि एक निश्चित सीमा तक प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर इसके मध्य हम कर्व खींचेंगे तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगा। अब चलिए हम इसी बात को यहां पर समझ लेते हैं। दरअसल जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं वही समझिएगा। सबसे पहले उसमें वो वस्तु तनना चालू हो जाती है, ठीक, हम बल लगाते जाएंगे, वस्तु तनती जाएगी तनती जाएगी तनती जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि उसके आगे एक सीमा तक वो तनती ही जाएगी, हम बल लगाते जाएंगे, वस्तु तनती जाएगी, पर एक लास्ट छोर ऐसा आता है जब वो टूटने वाली हो जाती है, उससे ज़्यादा बल लगा देते हैं, फिर वो एकदम पतले से तार नुमा आकृति में एकदम पतला सा तार बन के पुट से टूट जाती है। हमने क्या बताया समझा? कभी तार आप खींचिए, प्लास्टिक खींचिए तो पहले दम लगेगा, फिर धीरे धीरे आखिरी स्टेज में जब टूटने वाला होगा तो एकदम पतला सो के एकदम लिक्विड टाइप का हो जाएगा और फटाक से टूट जाएगा, तरल अवस्था टाइप का हो जाएगा, बहुत आराम से टूट जाता है फिर आखिरी में। अब चलिए हम समझाते हैं इस बात को यहाँ पर। तो जब हमने किसी वस्तु पर बल लगाया तो हमने ये देखा कि पहले कुछ समय तक कुछ क्षेत्र ऐसा था जिसमें हुक का नियम लगता है, मतलब वह वस्तु क्या थी? विकृति और प्रतिबल दोनों एक दूसरे के समानुपाती थे, है ना। अब चलिए आगे समझते हैं। यानी O से लेके, अगर इस पॉइंट को मैं O नाम दे दूं, तो O से लेके A तक का जो पॉइंट है, यहां तक जो प्रतिबल है और जो विकृति है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। और A वाले पॉइंट तक अगर हम वस्तु को खींचते हैं और खींच के जब छोड़ देंगे तो फटाक से वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेगी, यानी अभी तक उसमें प्रत्यास्थता का गुण बरकरार है, एकदम बरकरार है, वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर ले रही है। दोबारा देखिएगा, दोबारा हम उसमें और बल लगा रहे हैं, मतलब हम रुके नहीं, बल बढ़ाते चले गए। तो जब हम A से और आगे जाएंगे, जब हम बल का मान, प्रतिबल का मान और बढ़ाएंगे तो B पॉइंट तक क्या होता है, जब हम B पॉइंट तक खींचेंगे तो वस्तु क्या होगा? अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त तो कर लेगी, लेकिन अब वो हुक के नियम का पालन नहीं कर रही है। यानी A से लेके B तक जाने में वस्तु ने हुक के नियम का पालन नहीं किया, यानी प्रत्यास्थता में, यानी विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के समानुपाती नहीं रह जाएंगे, लेकिन वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। वही हम B से लेकर C तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेगी और उसमें हुक के नियम का पालन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगी और हुक के नियम का भी पालन नहीं होगा। लेकिन अब हमने बल और बढ़ाया तो अब तो बिल्कुल हुक के नियम का पालन नहीं होगा और वस्तु अपनी पुरानी अवस्था भी नहीं प्राप्त करेगी और हम अधिकतम बल लगाते जाएंगे, हम D तक पहुंचेंगे, इसके बाद वस्तु टूट जाएगी, है ना। और जब टूटने वाली हो जाती है, जब एकदम तार टाइप की हो जाती है तो बल पहले के अपेक्षा कम लगता है, अपने आप हम बल हटा भी लेंगे तो भी वस्तु अपने आप टूट ही जाएगी। तो ये पॉइंट E तक आएगा। अब हम एक एक बिंदु को अलग अलग समझेंगे। तो पॉइंट A तक वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर सकती है, इसी को हम बोलते हैं, देखिए इसी को हम बोलेंगे कि ये समानुपाती सीमा है। समानुपाती सीमा का मतलब जहां पर विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, यानी यहां तक हुक के नियम का पालन होता है। लेकिन हम A से B तक जाएंगे तो हुक के नियम का पालन नहीं होगा, लेकिन वस्तु अपने प्रत्यास्थता के सीमा तक रहती है B पे, यानी वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर सकती है, ठीक। तो B को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। जब वस्तु B से लेके C तक जाती है तो इसमें वस्तु में परमानेंट विकृति आ जाती है, यानी तान दिए अब दोबारा अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त करने वाली नहीं है और हुक का नियम तो पक्का नहीं लगेगा, ठीक है। जब हम C से D तक जाते हैं तो हमें प्रतिबल का मान, लगने वाला बल का मान बहुत बढ़ा दिया और इसकी वजह से जो प्रतिबल आया जिससे कि तार टूटने वाला हो गया, उसे हम नाम दे देते हैं भंजक प्रतिबल। और जब उससे थोड़ा मतलब हम D तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम जो भार लटकाए थे, जो बल लगाए थे, उसे हटा भी लेंगे तो वस्तु एक तरल की भांति कार्य करने लगती है और वो अपने आप टूट ही जाएगी तब। और इसे हम बोलते हैं E को विभंजन बिंदु। तो हमने बिंदुवार इसे अलग अलग समझ लिया। अब कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसको आप बना के सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अब हमें कुछ बातें और समझना है। तो भंजक प्रतिबल, सबसे पहले यही समझना है कि भंजक प्रतिबल क्या है। सॉरी, तो भंजक प्रतिबल जो है, भंजक प्रतिबल वह अधिकतम प्रतिबल होता है जिस पे कोई तार टूट जाए,
है ना, उसे हम बोलेंगे भंजक प्रतिबल। तो चलिए भंजक प्रतिबल क्लियर हो गया, आप लिख लीजिएगा भंजक प्रतिबल वह अधिकतम प्रतिबल होता है जिस पर कोई तार टूट जाए। अब इसमें अगर भंजक बल हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, देखिएगा आप पढ़े हैं प्रतिबल बराबर, फार्मूला क्या होता है बच्चा, प्रतिबल बराबर आप पढ़े हैं, बताइए बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो हमने यहां पर लिख दिया बल, अब कौन सा बल लगा रहा होगा, जो भी लगा रहे होंगे, या बाई ए मैंने लिख दिया। तो मैं यहां पर जो बल की बात कर रहा हूं, मैं जो प्रतिबल की बात कर रहा हूं वो प्रतिबल भंजक प्रतिबल है। प्रतिबल कौन सा है, भंजक प्रतिबल, मतलब तार टूट गया है, यानी जो ये बल आया था अब ये बल नहीं, ये कौन सा बल हो गया, ये हो गया भंजक बल और बटे क्षेत्रफल। यानी अगर मुझे भंजक बल निकालना है तो फार्मूला मिल जाएगा भंजक प्रतिबल और गुणे क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या डियर बड़ी खांसी आ रही है। तो भंजक बल बराबर हमें मिल गया भंजक प्रतिबल गुणे एरिया, करके सॉल्व कर लेंगे, सवाल भी आएंगी, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमें भंजक प्रतिबल भी मिल गया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और मिलता है, तन्य पदार्थ। तो तन्य पदार्थ किसे है, देखिए तन्य पदार्थ, इसमें देख के बताइए कब तक तना है। तो पदार्थ तना तो पूरा ई तक है, लेकिन डी तक हमने बल लगाया है तब तना है। डी के बाद अगर हम बल हटा लेंगे तब भी ई तक तनेगा, बात समझ में आई। तो तन्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो तन्य पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर भी खींचे जा सकते हैं, विरूपित किए जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं तन्य पदार्थ। तो तन्य पदार्थ क्या है, तन्य पदार्थ वे हैं जिन्हें प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर भी विरूपित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं तन्य पदार्थ। यानी ये प्रत्यास्थता की सीमा भी है, इसको ढकने के बाद भी हम खींचे जा रहे हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, तन्य पदार्थ, ठीक है। इसके बाद आता है, तो तन्य पदार्थ लिख लेंगे आप, तन्य पदार्थ वे पदार्थ है जिन्हें प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर भी विरूपित किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, कुछ भी लिख लीजिएगा, उन्हें तन्य पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा वहा सब कुछ हो गया। अगला आता है क्या, तन्य पदार्थ के बाद अगला हमें मिलता है कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो भंगुर पदार्थ होते हैं। तो भंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, भंगुर पदार्थ वे होते हैं जो प्रत्यास्थता की सीमा के जैसे ही बाहर निकलते हैं पट से टूट जाते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो प्रत्यास्थता की सीमा को पार करते ही टूट जाते हैं, उन्हें हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। चलिए भंगुर पदार्थ क्या था, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हमें अगला पॉइंट ये समझना था, समझ में आ रहा है ना डियर, रबर। जैसा रबर का मामला गड़बड़ है, रबर ऐसा पदार्थ है जो प्रत्यास्थता की सीमा में तो रहता है पर हुक के नियम का पालन नहीं करता, यानी तान के छोड़ेंगे अपने पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इसका जो कर्व होता है, मैं ऐसे यहां बना दे रहा हूं, बस देख लीजिएगा, इस टाइप का होता है, ठीक ना। एक जगह प्रतिबल हो गया, एक जगह विकृति हो गया। देखो हुक के नियम का पालन नहीं करता, करता तो सीधा कर्व होता। तो कभी रबर वस्तु के लिए अगर कर्व खींचेगा तो आप जान लीजिएगा यही वाला है, ठीक। बड़ा बना लीजिएगा आप लोग, एक जगह लिख लीजिएगा प्रतिबल, एक जगह लिख लीजिएगा विकृति, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया। एक पॉइंट छूट गया था यहां पे बताना कि प्रत्यास्था सीमा के बाहर चले जाने पे जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं प्लास्टिक क्षेत्र, और प्रत्यास्था सीमा के इस तरफ का जो क्षेत्र है, बी के इस तरफ का, उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ क्षेत्र। क्लियर है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको आप बनाइए फटाक से तुरंत। तो चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, है ना। बस एक पॉइंट देखेंगे क्या था, जैसे मान लीजिए बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन टाइप की चीज है, समझिएगा आ जाएगा। यहां पर ये एक दीवार है, आप समझते हैं दीवार देखे हैं, अब दीवार नहीं देखे तो अपने बगल देखिए, दीवार दिख जाएगी। तो ये दो दीवारें हैं और इन दीवारों के बीच में हमने एक कोई भी रॉड रख दिया है, कोई मेटल की रॉड है, ठीक है ना, कुछ भी है बस है। तो हमने दो दीवारों के मध्य में एक रॉड रख दिया और इस रॉड की जो लंबाई है ना वो हमने यल ले लिया, ठीक है ना। और हम लेके आए आग, आग समझते हैं ना, मोमबत्ती लेके आए हैं, ये मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती को हमने दिया जला। यार मोमबत्ती जलाते कैसे हैं, इसे जल गई देखो। मोमबत्ती नहीं है, कुछ भी है, जब जला दिए बस, कुल मिला के इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो हम जब गर्म करेंगे तो अभी आगे हम आपको हीट पढ़ाएंगे, तो एक बात बताएंगे सही से, ये हमें हीट में ही बताना चाहिए था पर हम यहाँ बता दे रहे हैं, वहाँ दोबारा बता देंगे, क्या दिक्कत है। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि जब ठंडी का समय आता है तो पानी लाने वाली जो पाइप होती है वो फट जाती है, पढ़ा है कभी, जरूर पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा था, जो रोड होती है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए बीच में कटी होती है, अगर आप लोग देखे होंगे आरसीसी वाली रोड है ना,
या आपके घर में छत फट जाती है, तो ये सब पढ़ा रहा होगा, लॉजिकल बात है। जो तार होते हैं टूट जाते हैं, रेल के पटरी के बीच में जगह छोड़ दी जाती है, सब हीट का मामला था। हम लोग वहाँ सब कवर करेंगे। पर यहाँ देखिए, हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने से, अब आप समझ गए होंगे, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और जब लंबाई में वृद्धि होगी तो ये दीवार है, समझ लीजिए, एकदम खतरनाक दीवार है, ये खिसकने वाली नहीं है। तो ये क्या होगा, अपना लंबाई बढ़ाना चाहेगा पर जगह नहीं मिल रही है, तो जगह नहीं मिलेगा, ठेलन ठेल करेगा। मतलब ये इसको धक्का मारा, इसको धक्का मारा, लंबाई बढ़ रही है। यानी इसने इन दोनों पे बल लगाया, एक तनाव बल लगाया इस दीवार पे, इसको गरमाने की वजह से, ठीक है ना। और इसकी लंबाई में कुछ थोड़ा बहुत वृद्धि हुई होगी। तो हमने कहा इसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हुई, क्योंकि मैंने इसके तापमान में डेल्टा थीटा की वृद्धि कर दिया। और लंबाई में वृद्धि होती है तो ये बात रख लीजिएगा भाई, आगे मिल जाएगा कि लंबाई में वृद्धि होती है तो रेखीय प्रसार गुणांक आता है, समझ गए। तो क्षेत्रफल में होगी तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आयतन में होगी तो आयतन प्रसार गुणांक। ये तो रीजनिंग हो गया, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे उत्पन्न कहाँ से हुआ है, पर अभी समझ लीजिए। ऐसे ही यकीन मानिए, कहे हैं अगर पढ़ाएंगे हीट तो आप जान जाएंगे अल्फा आया कहाँ से है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, बस देखिए। तो लंबाई में वृद्धि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, ये हीट में आप पढ़ेंगे कि डेल्टा एल बराबर यल अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल बराबर हमें क्या मिला, यल अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस फार्मूले से आप परिचित हो गए, ये 9th में है। ये डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, यल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, अल्फा को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, और डेल्टा थीटा को बोलते हैं ताप वृद्धि। सब का सब लिखो, पॉज करके जितना मैंने बोला अलग से लिखो बगल में, किसको क्या कहते हैं, नहीं आप सब भूल भाल जाएंगे कुछ दिन बाद। तो हमें ये मिल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई में क्या वृद्धि होती है। इतना फैक्ट प्रत्यास्था से संबंधित नहीं था, ये कहाँ से संबंधित है, हीट से। और ये एक्स्ट्रा जानकारी जंप करके बीच में आ गई जो आपको थोड़ा सा असहज महसूस करवा रही होगी। तो ताप बढ़ाने पे लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, तो यल अल्फा डेल्टा थीटा। पर कुछ लोग इसमें चालाक होंगे जो इसे घूर घूर के देख के डरवा रहे होंगे, क्या भाई साहब देखो कुछ दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। एक मजेदार बात देखो, क्या मजेदार बात है, अगर मैं यल को इधर भेज देता तो शायद मुझे डेल्टा यल बटे यल मिल जाता, और बराबर मुझे मिल जाता अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और एक कमाल हो गया, आप इसे कहते हैं विकृति, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो यानी डेल्टा यल लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, कोई तो हम कहते हैं विकृति। तो यानी अगर हमने एक रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया तो लंबाई में वृद्धि हुई, जिससे इसमें विकृति आई। पर याद रखिएगा यह विकृति ताप बढ़ाने से आई है, इसीलिए दुनिया इसे कहती है तापीय विकृति। बस समझ में आया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बता तापीय विकृति क्या है, तो बता लोगे क्या, कि तापमान में वृद्धि के कारण उत्पन्न विकृति को ही तापीय विकृति कहते हैं। और इसके बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। आगे चलते हैं डियर। हम कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर नहीं हम खुश नहीं है इससे, लंबाई में वृद्धि हो रही है, चलो कोई बात नहीं, खुशी करते हैं आपको। तो y बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अनुदैर्ध्य, लंबाई है तो अनुदैर्ध्य आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और बटे क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति। लंबाई में है तो अनुदैर्ध्य तो बोलते हैं ना, ये सामान्य ये जनरल फार्मूला है, लंबाई वाला अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। सॉरी डियर। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे क्या मिला, अनुदैर्ध्य विकृति। अब एक बात बताइएगा, y बराबर यहां जो प्रतिबल आया है, जो भी आया होगा हमें पता नहीं क्या आया है, पर कुछ आया है, हमने उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल नहीं कहा। क्यों, क्योंकि ये ताप के कारण आया है प्रतिबल, इसलिए मैंने इसे कह दिया हिंदी में तापीय प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के स्थान पे हमने लिख दिया तापीय प्रतिबल, कोई दिक्कत। और अपान अनुदैर्ध्य विकृति का मान डेल्टा एल अपान यल है, जिसे हम तापीय विकृति कह सकते हैं। लो भाई लिख दे रहा हूं मैं तापीय विकृति शुद्ध हिंदी में। तो आप बताएंगे हमें, मैं क्या इसे वाई गुड़े तापीय, तीपीय नहीं भाई, तापीय, तापीय क्या लिख रहा हूं, तातीय, क्या बात है, मैं लिखना चाहता था तापीय, तापीय, तापीय विकृति। और ये किसके बराबर लिखा है बच्चा, तापीय प्रतिबल बराबर। क्या बात है, यानी हमें तापीय प्रतिबल बराबर y गुणे तापीय विकृति मिल गई। तो बताइएगा डियर आप, तापीय प्रतिबल बराबर y गुणे तापीय विकृति, जिसका मान है अल्फा इंटू डेल्टा थीटा।
तो हमें मिल गया तापीय प्रतिबल बराबर वाई अल्फा डेल्टा थीटा। बेसिक था, कैसे मैंने निकाला आप समझ गए होंगे। तापीय प्रतिबल की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? ताप के कारण उत्पन्न प्रतिबल को ही तापीय प्रतिबल कहते हैं, और ताप के कारण उत्पन्न विकृति को ही तापीय विकृति कहते हैं, जिसका मान अल्फा इंटू डेल्टा थीटा निकाला है, और तापीय प्रतिबल का मान वाई अल्फा डेल्टा थीटा निकाला है। पर क्वेश्चन ये था ही नहीं अपना, ये तो हमको फर्जी में एक कॉन्सेप्ट मिल गया। हम ये जानना चाहते थे कि ये राड गर्म होने से लंबाई में वृद्धि कर रही है, जिसकी वजह से ये इस दीवार को धक्का लगा रही है, तनाव लगा रही है, बल लगा रही है। हम निकालना चाहते थे इस राड के द्वारा गर्म होने के कारण, राड को इसके द्वारा गर्म करने के कारण इस दीवार पर लगने वाला बल। तो निकालेंगे डियर, हम बल निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, प्रतिबल, ओ यार ये बह क्यों रहा है आज, बहुत ज़्यादा सही भर दिया लग रहा है हमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो धंधा ही है अपना, सही तो लगना ही चाहिए। तो तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल, अब प्रतिबल कैसा भी है, प्रतिबल बराबर एफ बाई ए होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बाई ए, और बराबर मुझे मिला है वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये बल हमें निकालना है, ए साहब को उधर भेज देंगे, तो हमें एफ बराबर मिल जाएगा ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा। और यही है क्या, इस पर लगने वाला बल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पर लगने वाला बल निकालना है, तो ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा। ये वाई क्या है बच्चा, अब ये ना बता पाए तो पढ़ना लिखना बेकार है। वाई को हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग। हमें लगता है कि आपकी क्लास जितना छोटा चैप्टर है, प्रत्यास्थता कितना छोटा चैप्टर है, और इसमें हम लोगों ने शायद ये तीसरी क्लास लिया है ना, तीसरी या चौथी जो भी होगी। अगर चौथी क्लास होगी तो 2 घंटे हो गए होंगे, और तीसरी होगी तो 1.5 घंटे, वैसे लगता है 2 घंटे हो गए होंगे, और अभी 2 क्लास और आपको लेना पड़ेगा इसमें। तो कुल मिला के लगभग 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे का ये टॉपिक था, और परफेक्ट हो गया है एक एक पॉइंट। चैप्टर खत्म होने के बाद प्रत्यास्था के थ्योरी वाले पार्ट से और सवाल वाले पार्ट से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको ना है। बिंदास आएगा, कोई कितना छोटी से छोटी बात, अंदर से अंदर की बात पूछेगा, सब आप बता लेंगे। बस भरोसा करिए, आप आराम से चीज़ों को पढ़ें, समझें, मस्त बिंदास रहें, चीज़ें आएंगी। चलिए ठीक है डियर, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मजा करिए।